गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपन पढ़ रहे थे PSEPR थ्योरी और इसका अपन ने पहला नियम पढ़ा था कि लोन पेयर जो है उसका साइज बड़ा होता है बॉन्ड पेयर की तुलना में और वो त्रिविम में अधिक आयतन घेरता है, अधिक जगह घेरता है और इसी की वजह से वो जो बॉन्ड पेयर है उन इलेक्ट्रॉनों को वो अधिक बल से प्रतिकर्षित भी करता है, यानी कि अधिक मात्रा में या अधिक क्षमता होती है उसको प्रतिकर्षित करने की बंद युग्म के इलेक्ट्रॉनों को। और अब पढ़ते हैं अपन इसका रूल जो सेकंड है, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 ये कहता है कि किसी परमाणु की सतह पर बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म जो है बॉन्ड पेयर, उसके बंद युग्म का जो आकार है वो आकार अधिक विद्युत ऋणी परमाणु के जुड़े होने से कम होता है, यानी कि अगर किसी केंद्रीय परमाणु से उससे अधिक विद्युत ऋणता वाला परमाणु जुड़ा हुआ है तो बंद युग्म जो है बॉन्ड पेयर उसका साइज कम हो जाता है, यानी कि अधिक विद्युत ऋणता वाला परमाणु उन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है। तो उसकी वजह से केंद्रीय परमाणु जो है उसके संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है, यानी कि बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे के सारे लगभग अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर खिसक जाते हैं। अब इससे क्या होता है कि केंद्रीय परमाणु जो है उसके संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है और कमी होने के बाद सेंट्रल एटम जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। अब इसकी वजह से केंद्रीय परमाणु जो है सेंट्रल एटम उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान कम होगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम, और जो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान ज्यादा होगा। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जो बॉन्ड पेयर है इसकी साइज कम हो जाती है, तो कम होने की वजह से ये जो बॉन्ड पेयर है ये अन्य बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन जो है अन्य इलेक्ट्रॉन युग्म है उनको प्रतिकर्षित भी कम मात्रा में करता है, क्योंकि इसका साइज छोटा हो गया तो इसकी वजह से जो अदर कोई लोन पेयर है या बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है उनको कम क्षमता से प्रतिकर्षित कर पाता है। दूसरा कि कम क्षमता से ये दूसरे इलेक्ट्रॉन पेयर्स को प्रतिकर्षित कर रहा है, तो इसकी वजह से कम प्रतिकर्षण क्षमता के कारण इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है उसका मान भी डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, यानी कि सीधे सीधे ये कह सकते हैं अपन कि किसी बॉन्ड पेयर में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है तो सारे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ चले जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि बॉन्ड पेयर का आकार जो वो छोटा हो जाता है, उसकी प्रतिकर्षण क्षमता भी कम हो जाती है। तो प्रतिकर्षण क्षमता कम होने के कारण जो बॉन्ड एंगल है बॉन्ड पेयर्स के बीच का वो कम हो जाता है। जैसे H2O की स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होती है, दो लोन पेयर और H2O में ये जो दो बॉन्ड पेयर हैं इनके बीच का बॉन्ड एंगल होता है लगभग 104.5 डिग्री, लगभग ये बॉन्ड एंगल होता है। अब अगर अपन इन हाइड्रोजन एटम्स को अधिक विद्युत ऋणी परमाणु जैसे कि फ्लोरीन उससे रिप्लेस कर दें, प्रतिस्थापित कर दें कुछ इस टाइप से, दोनों हाइड्रोजन की जगह हमने ले लिया फ्लोरीन ले लिया। फ्लोरीन का अपने को पता है कि हाइड्रोजन से ज्यादा विद्युत ऋणी परमाणु होता है। अब कुछ ये होगा कि इस बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर होंगे किसकी तरफ, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की तरफ, फ्लोरीन की तरफ, यानी कि ये बॉन्ड पेयर जो है इसके इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ अधिक पाए जाएंगे या पाए जाने की संभावना अधिक होगी। तो इस वजह से ये जो बॉन्ड पेयर इसका साइज कम हो जाएगा, साइज कम होने से इसकी जो प्रतिकर्षण क्षमता है वो भी घट जाएगी। यही कहानी इस वाले फ्लोरीन एटम पे होगी, यानी कि इस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन जो है वो लगभग ट्रांसफर हो जाएंगे किस तरफ, फ्लोरीन की तरफ। तो अब इस अधिक विद्युत ऋणी परमाणु के कारण दोनों बॉन्ड पेयर जो है उनका साइज छोटा हो रहा है, साइज छोटा होने से इनकी प्रतिकर्षण पावर जो है वो कम हो रही है। कम होने की वजह से अब ये जो बॉन्ड एंगल है ये कम हो जाएगा और ये लगभग हो जाता है 102.3 डिग्री।
यानी कि ये जो बॉन्ड एंगल में कमी आ रही है, ये कमी आ रही है अधिक विद्युत ऋणी परमाणु के कारण। अधिक विद्युत ऋणी परमाणु के कारण ये जो बॉन्ड एंगल में कमी दिखाई दे रही है, ये है अधिक विद्युत ऋणी परमाणु का, यानी हाइड्रोजन से ज्यादा फ्लोरीन अधिक विद्युत ऋणी परमाणु होता है। और ये बॉन्ड एंगल चेंज हुआ 104 से 102 के आसपास। यानी कि ये रूल समझाता है कि अगर परमाणु की सतह पर बॉन्ड पेयर जो है, इससे अगर कोई अधिक विद्युत ऋणी परमाणु जुड़ा हुआ है तो इस बॉन्ड पेयर का साइज छोटा होगा। साइज छोटा होने से प्रतिकर्षण पावर कम होगी। प्रतिकर्षण पावर कम होने से इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो कम हो जाएगा। और ऐसा काफी कंपाउंड्स में देखने को मिलता है। जैसे अपन एक एग्जांपल और लेते हैं अमोनिया का, NH3। NH3 में बॉन्ड एंगल होता है 107.3 डिग्री या 107 डिग्री 3 मिनट। ये बॉन्ड एंगल होता है अमोनिया में। अब अगर अपन हाइड्रोजन की जगह फ्लोरीन से इसको प्रतिस्थापित कर दें, यानी अधिक विद्युत ऋणी परमाणु से प्रतिस्थापित कर दें इस टाइप से, हाइड्रोजन की जगह फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन, तो अब अपने को पता है कि इन बॉन्ड पेयर्स के इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ पाए जाएंगे, यानी कि इसकी तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे। बॉन्ड पेयर जो है इसका साइज छोटा होगा, प्रतिकर्षण पावर कम होगी, उसकी वजह से बॉन्ड एंगल कम होगा। और ये बॉन्ड एंगल आ जाता है लगभग 103 डिग्री के आसपास। यानी कि बॉन्ड एंगल में कमी हो रही है, और ये कमी हो रही है किसकी वजह से? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की वजह से, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु के कारण। अब अपन देख रहे हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 कहता है कि द्विबंध के 2 इलेक्ट्रॉन युग्म, जैसे डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है, दोनों बॉन्ड में है, या त्रिबंध ट्रिपल बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन युग्म, 3 बॉन्ड पेयर, एक एकल इलेक्ट्रॉन युग्म जो होता है सिंगल बॉन्ड, इसके बजाय ज्यादा जगह घेरते हैं, ज्यादा स्थान घेरते हैं, यानी कि और इनका आकार भी इसके बजाय सिंगल बॉन्ड के बजाय बड़ा होता है। यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का जो साइज है वो भी बड़ा होता है, और ये अधिक प्रतिकर्षण प्रभाव लगाते हैं सिंगल बॉन्ड की तुलना में। तो इसका असर ये होता है कि अगर किसी स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल्स में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वो जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड के ऊपर अधिक प्रतिकर्षण प्रभाव लगाते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल जो है वो कम हो जाता है। जैसे अपन कोई एग्जांपल लेते हैं, COF2 की स्ट्रक्चर देखने से पता चलता है कि इसमें एक डबल बॉन्ड होगा और 2 फ्लोरीन एटम, यानी कि इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब इसमें कार्बन जो है वो sp2 संकरित है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसकी संरचना जो है, ज्यामिति जो है वो त्रिभुजीय होनी चाहिए, और बॉन्ड एंगल जो है वो 120 डिग्री का होना चाहिए। लेकिन ये जो बॉन्ड एंगल है ये पाया जाता है इसमें लगभग 108 डिग्री, यानी कि बॉन्ड एंगल में ये जो कमी हो रही है ये डबल बॉन्ड की प्रेजेंटेशन की वजह से हो रही है। यानी कि डबल बॉन्ड जो है वो अधिक स्थान घेरता है और अधिक प्रतिकर्षण क्षमता रखता है, जिसकी वजह से ये बाकी जो बॉन्ड पेयर है इनके ऊपर अधिक मात्रा में प्रतिकर्षण लगाता है, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल जो है वो कम हो जाता है। वो कम होकर कहाँ जाता है? 120 से 108 डिग्री। ऐसा काफी मॉलिक्यूल्स में देखने को मिलता है। तो ये था अपना रूल नंबर 3। तो ये थी अपनी वेस्पर थ्योरी, इसके नियम थे, और ये कंप्लीट है अपनी वेस्पर थ्योरी। और इसकी कुछ कमियां थी वो इस टाइप से थी, जैसे संक्रमण धातु संकुल यौगिक जो हैं उनकी आकृति वेस्पर थ्योरी के द्वारा नहीं समझाई जा सकी, और लोकलाइज्ड डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन जो थे, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, उनकी आकृति भी ये थ्योरी नहीं समझा पाई। तो इस टाइप से वेस्पर सिद्धांत जो था अपना कंप्लीट है, और इसमें कुछ कमियां थी वो आगे जैसे नई थ्योरी आएगी उनके द्वारा उनका समाधान देखने को पढ़ने का प्रयास करेंगे अपन। तो अब अपन अगला पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं, डाइपोल मूवमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण।
द्विध्रुव आघूर्ण। डाइपोल मोमेंट। तो अपना पॉइंट है द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण का सबसे अधिक इस्तेमाल होता है परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन ए कोवेलेंट कंपाउंड। यानी कि अपने को पता है कोई भी बॉन्ड जो पूर्णतया कोवेलेंट नहीं होता, पूर्णतया आयनिक नहीं होता। तो जैसे मान लो अपने पास कोई कोवेलेंट बॉन्ड है, उसमें कितने परसेंट आयनिक लक्षण है, इसकी गणना करने के लिए अपन डाइपोल मोमेंट का इस्तेमाल करते हैं। और डाइपोल मोमेंट के द्वारा अपन ये देखने की कोशिश करते हैं कि कोई मॉलिक्यूल जो है वो पोलर है या नॉन पोलर है। यानी कि डाइपोल मोमेंट के द्वारा अपन ये देखेंगे कि कोई भी मॉलिक्यूल्स जो है उसमें जो बॉन्ड प्रेजेंट है, बॉन्ड पेयर्स, वो पोलर है या नॉन पोलर है। जो मॉलिक्यूल का कुल डाइपोल मोमेंट जो है, नेट डाइपोल मोमेंट, वो 0 है या 0 से अधिक है। तो डाइपोल मोमेंट जो है वो होती है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अपन इसको कुछ इस टाइप से समझते हैं, जैसे अपन एग्जांपल ले HCl, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है। तो अब इसमें डाइपोल मोमेंट कहता है कि इस बॉन्ड पे में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, आपने को पता है दोनों मॉलिक्यूल एटम्स जो हैं वो उनकी विद्युत जो है वो एक समान नहीं है। यानी कि हाइड्रोजन की विद्युत क्लोरीन की बजाय कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्लोरीन की तरफ विस्थापित होंगे और अपने को यानी कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, अधिक विद्युत कौन है, क्लोरीन, कम विद्युत हाइड्रोजन। तो यानी कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ विस्थापित हो जाते हैं। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अधिक विद्युत परमाणु की तरफ। तो अपन इसको समझाने के लिए, दर्शाने के लिए किस टाइप से संकेत करते हैं कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, या स्थानीय ट्रांसफर हो रहे हैं या प्रतिस्थापित हो रहे हैं। यानी कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ दर्शाना है। जैसे अपने पास कंडीशन हो कोई एटम है A और इससे लोन पेयर जुड़ा हुआ है इस टाइप से, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर दर्शाने के लिए एटम से लोन पेयर की तरफ दर्शाया जाएगा। यानी कि लोन पेयर प्रेजेंट अपने पास और इसमें डाइपोल मोमेंट, यानी कि अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इधर ट्रांसफर होने की वजह से इसके ऊपर डेवलप हो जाएगा डेल प्लस और Cl के ऊपर डेल माइनस, और इसको शो करने के लिए हाइड्रोजन से क्लोरीन की तरफ, यानी कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है। जिसके पास ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता ज्यादा होगी उसके ऊपर डेल माइनस सिंबल आएगा, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता कम होगी, यानी जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर डेल प्लस। और इसके लिए द्विध्रुव आघूर्ण काउंट करने के लिए सबसे पहले इसको शो करते हैं P वेक्टर या म्यू वेक्टर से, P वेक्टर या म्यू वेक्टर। और इसका फॉर्मूला होता है म्यू बराबर Q इंटू D। Q का मतलब है चार्ज ऑन एनी वन एटम, किसी भी एक परमाणु पर उपस्थित आवेश। D का मतलब है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, दो एटम्स की जो न्यूक्लियस है उनके बीच की दूरी। तो ये था अपना फॉर्मूला द्विध्रुव आघूर्ण निकालने का।
का और इसको शो करते हैं म्यू वेक्टर या वी वेक्टर से वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसका इस्तेमाल होता है किसी मॉलिक्यूल्स कोई मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है इसका पता लगाने के लिए उसका सबसे अधिक इस्तेमाल होता है परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकालने के लिए और वो भी कहां कोवेलेंट कंपाउंड में और इसको इस टाइप से शो करते हैं अपन की मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो उसको T से इस टाइप इस दिशा में दर्शाना होगा अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो उसको लोन पेयर की तरफ एटम से लोन पेयर की तरफ दर्शाया जाएगा। तो अपन द्विध्रुवांक यानी कि डायपोल मूवमेंट के द्वारा ये देखने का प्रयास करेंगे कोई मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर यानी कि मॉलिक्यूल जो है पोलर है या नॉन पोलर। अब अपन डायपोल मूवमेंट के द्वारा ये नहीं बता सकते कि कोई मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर उसके लिए अपन को देखना पड़ेगा नेट डायपोल मूवमेंट नेट म्यू नेट यानी कि हमेशा अपन इस्तेमाल करेंगे म्यू नेट का मतलब नेट डायपोल मूवमेंट और इसके लिए इससे कैसे पता लगेगा कि अगर म्यू नेट का मान जो है वो आ रहा है अपने पास 0 तो मॉलिक्यूल जो है वो होगा नॉन पोलर। अगर म्यू नेट का मान आता है 0 तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर और अगर म्यू नेट का मान नॉट इक्वल टू 0 नहीं है तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल होगा पोलर। यानी कि आपको ये देखना है कि म्यू नेट का मान देखना है म्यू से काम चलने वाला नहीं है। म्यू का सूत्र होता है Q into T अभी देखा था हमने म्यू बराबर Q into T। तो अपने को ये देखिए कि कोई मॉलिक्यूल पोलर है नॉन पोलर उसके लिए नेट डायपोल मूवमेंट देखना होगा। नेट डायपोल मूवमेंट का मान अगर 0 है तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा 0 नहीं है तो मॉलिक्यूल पोलर होगा। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं CO2 की स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन की तरफ कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफर होंगे यानी कि कार्बन के ऊपर डेवलप होगा प्लस चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज। यही कहानी इस तरफ को यानी कि यहां से इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर होंगे ऑक्सीजन की तरफ तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस और यहां पे डेल प्लस। यानी कि अब इसके लिए अगर अपन अब यहां पे इसका कोई ना कोई डायपोल मोमेंट बन रहा है यानी कि इसको बोलते हैं बॉन्ड मोमेंट। लेकिन सेम एटम है दोनों तरफ सेम एटम है और सेम ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी यानी कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ऑक्सीजन की ज्यादा है तो यहां से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफर हो रहे हैं यहां से इलेक्ट्रॉन कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफर हो रहे हैं। तो अब इस मॉलिक्यूल के लिए पूरे के लिए अगर अपन म्यू नेट का मान निकालें नेट डायपोल मोमेंट तो नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा एक डायपोल मोमेंट तो ये वाला और दूसरे वाला डायपोल मोमेंट ये लेकिन यहाँ पे दोनों मोमेंट बॉन्ड मोमेंट जो है उनकी डायरेक्शन अपोजिट है दोनों एक दूसरे के विपरीत है तो दोनों का जो एक ये हो गया और एक वाला ये तो दोनों द्विध्रुवांक जो है वो एक दूसरे के जस्ट विपरीत है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे यानी कि म्यू नेट का मान कितना आएगा 0 कैसे आ रहा है कि डायपोल मोमेंट जो है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है एक म्यू ये और दूसरा म्यू ये तो दोनों द्विध्रुवांक जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो टोटल जो है नेट डायपोल मोमेंट जो है वो आ रहा है अपने पास 0 और 0 का मतलब होता है नॉन पोलर यानी कि CO2 मॉलिक्यूल जो है वो होता है नॉन पोलर यानी कि इसमें एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है और डिफरेंस है तो द्विध्रुवांकों में निकल के आएगा लेकिन दोनों द्विध्रुवांकों की डायरेक्शन विपरीत होने से नेट डायपोल मोमेंट जो है वो आता है 0 और अभी अपन ने पहले चर्चा की थी डायपोल मोमेंट से अपन ये पता नहीं लगा सकते कि कोई मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर उसके लिए देखना होगा नेट डायपोल मोमेंट म्यू नेट तो यहाँ पे म्यू नेट जो है CO2 के लिए आएगा 0
क्योंकि दोनों म्यू जो है अपोजिट डायरेक्शन में विपरीत दिशा में है, तो 0 के लिए होगा नॉन पोलर, यानी CO2 मॉलिक्यूल जो है वो कैसा है, नॉन पोलर।